हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी की सोशल साइंस एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ क्लास 10th बोर्ड की सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। चैप्टर का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक और ये चैप्टर मैंने आपको कई सारे पार्ट्स में बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। उम्मीद है आपने सारे पार्ट्स पढ़ लिए होंगे। हर एक टॉपिक के छोटे छोटे वीडियो में आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कराई गई है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल के थ्रू। तो अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं बाकी के लेक्चर्स आपने, तो जल्दी से जाइए और सारे वीडियोस को देख लीजिए। तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स के साथ। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ 5 स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। कई सारे स्पेशल कोर्सेस हैं, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेस एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन आपके लाइक और शेयर के साथ। बात करने वाले हैं आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की, यानी कि जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होता है उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं आपके चैप्टर के तुरंत बाद, वो सारे क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, खाली स्थान को भरना है। देखो अब यहाँ पर हमें एक हेल्प मिल गई, ठीक है, कि ऑप्शन दिया है एक तरीके से, ब्रैकेट में क्या दिया है, 2 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से क्या ऑप्शन आपको सही लगता है उस ब्रैकेट में, सॉरी खाली स्थान में भरने के लिए, ब्लैंक में भरने के लिए। ऑलराइट, चलिए तो देखा जाए। का सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि हुई है या नहीं हुई है। क्या पूछा है, सेवा क्षेत्र में रोजगार के उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है। सेवा क्षेत्र में बराबर रोजगार मिल रहा है, वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है, देखा जाए। हाँ भाई, आंसर आपको भी देना है, कमेंट में मुझे करके बताना है कि क्या सही आंसर बनता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, और इसका सही आंसर बनता है कि सेवा क्षेत्र में रोजगार के उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। फिर खा क्या है, खालिस्तान है, फिर लिखा है क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। ऑप्शन है तृतीय क्षेत्र और कृषि क्षेत्र। आपको बताना है कि इनमें से किस क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक उत्पादन का काम नहीं करते, प्रोडक्शन का काम नहीं करते हैं। देखा जाए आंसर, तो इसका सही आंसर बनता है तृतीय क्षेत्र। किस क्षेत्र के श्रमिक, तृतीय क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। वस्तुओं का उत्पादन कौन करता है, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के लोग करते हैं। उसके बाद देखें, खालिस्तान क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। बताओ भाई, किस क्षेत्र में काम करने वाले अधिकांश लोगों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है, संगठित या असंगठित। संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र का विभाजन जिस तरीके से किया गया था, ठीक है, यानी कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों का विभाजन संगठित और असंगठित में किया था। इसको पूरे टॉपिक में मैंने आपको सिंगल वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया है। ठीक है, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपसे बन जाएगा। क्या पूछा गया है, खालिस्तान क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है, संगठित या असंगठित। देखा जाए तो इसका सही आंसर है भाई साहब संगठित। संगठित क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। फिर क्या है, भारत में खालिस्तान संख्या में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बता दो भाई, भारत में बड़ी संख्या में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं या फिर कम संख्या में, छोटी संख्या में। आंसर तेजी से आना चाहिए। और खालिस्तान में भाई साहब ऑप्शन दिए हैं कि भाई इन दो ही ऑप्शन है कि इन दोनों में से बता दो कोई एक। देखा जाए, चलिए तो भारत में बड़ी संख्या में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। क्लियर है बात। चलिए अब क्या है, 2 और खालिस्तान है अपने पास। कपास एक खालिस्तान उत्पाद है और कपड़ा एक खालिस्तान उत्पाद है। बताओ भाई, अब 2 ऑप्शन है, 2 खालिस्तान है, किसमें क्या भरा जाएगा। बताओ क्या लिखोगे, क्या कहां सही बैठता है।
बताइए, कपास प्राकृतिक उत्पाद है या विनिर्मित? कपड़ा प्राकृतिक उत्पाद है या फिर विनिर्मित? पहले कपड़ा आया या पहले कपास आया? सीधी बात ये है, ये वही बात हो गई कि पहले अंडा आया या पहले मुर्गी आई। ठीक है, तो बता दो, पहले कपड़ा आया या पहले कपास आया? देखा जाए तो भाई साहब पहले तो कपास आया, क्योंकि कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है और कपड़ा विनिर्मित उत्पाद है। तो पहले क्या आया? पहले कपास आया। कपास रॉ मटेरियल है, प्रकृति से प्राप्त होता है, कपास की खेती होती है। उसके बाद कपास जाता है उद्योगों में, कपास यानी कि कॉटन। ठीक है, तो कपास उद्योगों में जाता है, फिर बनता है कपड़ा। क्लियर हो गई बात? चलिए, आखिरी खाली स्थान है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां खाली स्थान होती हैं, स्वतंत्र होती हैं या फिर परस्पर निर्भर होती हैं? बताओ जल्दी से, तेजी से बताना है। बहुत आसान है, बहुत आसान, एकदम आसान है। देखा जाए तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां जो हैं परस्पर निर्भर हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। क्लियर है कहानी? चलो सही उत्तर का चयन करें। ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे पूछे जा रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 में। बताओ, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र आधार पर विभाजित हैं। किस आधार पर? सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में जो अर्थव्यवस्था को बांटा गया है वो किस आधार पर बांटा गया है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। रोजगार की शर्तों, आर्थिक गतिविधि के स्वभाव, उद्यमों के स्वामित्व, उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। बता दो जल्दी से। रोजगार की शर्तों पर आधारित हैं, आर्थिक गतिविधि के स्वभाव पर आधारित हैं, उद्यमों के स्वामित्व यानी कि अधिकार पर आधारित हैं, या उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या पर आधारित हैं? क्या लगता है आपको सही आंसर? आ गया आंसर? तो कमेंट में जल्दी से कर दो। अब चेक करते हैं आंसर को क्या है। तो ये है भाई ऑप्शन सी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के आधार पर जो उद्यमों को बांटा गया है वो अधिकार के आधार पर। स्वामित्व का मतलब क्या होता है? स्वामित्व का मतलब क्या होता है? अधिकार के आधार पर। ठीक है, जिन पर सरकार का अधिकार होता है उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहते हैं, जिन पर किसी व्यक्ति या कंपनी का अधिकार होता है उसे प्राइवेट सेक्टर कहते हैं, निजी क्षेत्र कहते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। ऑलराइट, अब क्या है? एक और ऑप्शन है आपके पास, मतलब एक और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन, ध्यान से सुनना, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन खालिस्तान क्षेत्र की गतिविधि है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या सूचना औद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी। क्या कहा जाता है उसे? प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन हो रहा है तो किस क्षेत्र की गतिविधि है? बहुत आसान है भाई, प्राकृतिक प्रक्रिया यानी कि प्राथमिक क्रिया। नेचुरल कोई चीज उत्पादित हो रही है, नेचुरली किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन से काम आते हैं? वे सारे काम जो जल और जमीन से जुड़े हुए हों। जल और जमीन क्या है? प्रकृति द्वारा दी गई चीजें हैं। क्लियर हो गई बात? जैसे खेती की बात करें, कृषि क्षेत्र की बात करें, जल और जमीन की क्रिया है। सबसे पहले खेती होगी, बाद में दूसरे काम होंगे, बाद में दूसरे और तीसरे क्षेत्र चलेंगे। ठीक, एक और है क्वेश्चन, किसी विशेष वर्ष में उत्पादित खालिस्तान कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो किसी विशेष वर्ष में उत्पादित खालिस्तान कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। बता दो भाई, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से पढ़ो, जल्दी से बताओ। ऑप्शन क्या है? सभी वस्तुओं और सेवाओं, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं, सभी मध्यवर्ती एवं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। किसके मूल्य को कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखा जाए, चलिए, तो इसका सही आंसर बनता है भाई साहब, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। चलिए
फिर से आ गया सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद के पदों में वर्ष 2013-14 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? क्या कहा गया है? सकल घरेलू उत्पाद के पदों में वर्ष 2013-14 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? 20 से 30 है, 30 से 40 है, 50 से 60 है या फिर 60 से 70 है? देखा जाए कितनी है तो 50 से 60 है। सकल घरेलू उत्पाद के पदों में वर्ष 2013-14 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 50 से 60 है। कितनी है? 50 से 60। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको सही जोड़ियां मिलानी है। अब क्या करना है इन सही जोड़ियों में? एक तरफ आपको दी है कृषि क्षेत्र की समस्याएं, एक कॉलम क्या दिया है? कृषि क्षेत्र की समस्याओं का, और दूसरा कॉलम क्या दिया है? कुछ संभावित उपायों का। ठीक है, अब कृषि क्षेत्र की समस्याएं यहाँ पर दी हैं, अब उस समस्या को दूर करना है तो कौन से उपाय अपनाए जाने चाहिए वो यहाँ पर दिए हैं। बस ये थोड़े उलझे हुए हैं, सही से नहीं मिले हैं, इनको सही से मिलाना है। सही जोड़ियां हैं, मैच द कॉलम। पहला क्या है? असिंचित भूमि। देखो भाई, अगर किसी जगह की भूमि सिंचित नहीं है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हो? यहाँ पर समाधान है, उपाय है, खोजो भाई। फिर क्या है? फसलों का कम मूल्य, फिर है कर्ज भार, मंदी काल में रोजगार का अभाव, कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने की विवशता। ठीक है, इतनी सारी चीजें हैं। तो जल्दी से एक बार रीड कर लो, किसमें क्या आएगा? सिंचित भूमि में क्या आएगा? भूमि सिंचित नहीं है तो क्या किया जाना चाहिए? बताओ भाई, अगर सिंचाई की कमी है, पानी की कमी है, तभी ना भूमि असिंचित है। क्या करना चाहिए इनमें से? जल्दी जल्दी रीड करो, जल्दी। देखा जाए, देखें, मिलाएं, आ जाओ भाई। देखो, ये है समस्याएं, ये है उपाय। ठीक, अब भूमि असिंचित है, ठीक है, जमीन में सिंचाई नहीं हो रही तो क्या करो? सरकार नहरें बनाए, नहरों का निर्माण करे। फिर क्या है? फसलों का मूल्य कम है तो क्या करना चाहिए? सरकार द्वारा खाद्यान्नों की वसूली करना चाहिए, फसलों का कम मूल्य है तो। ठीक है, फिर कर्ज भार ज्यादा है तो क्या करना चाहिए? कम ब्याज पर बैंकों द्वारा साख उपलब्ध कराना, यानी कि बैंक जो है कम ब्याज दर पर किसानों को पैसा उपलब्ध कराएं, पूंजी उपलब्ध कराएं। मंदी काल में रोजगार का अभाव है, यानी कि रोजगार नहीं है तो कृषि आधारित मिलों की, यानी कि कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना करी जाए। फिर क्या है? कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने की व्यवस्था है। कटाई जैसे ही होती है और उसके तुरंत बाद जो वहां के किसान हैं उनको वहां के लोकल व्यापारियों को अनाज तुरंत बेचना पड़ता है, उनके सामने मजबूरी है। इस मजबूरी को कैसे दूर किया जाए? सहकारी विपणन समिति के माध्यम से, यानी कि स्थानीय व्यापारियों की जगह सहकारी विपणन समिति इसमें सहयोग करे और उनके अनाज को खरीदे। ऑलराइट, सारी समस्याओं के समाधान मिल गए। ठीक है, सही जोड़ियां सही तरीके से मिल गई, अब तो उलझी हुई नहीं दिखाई दे रही। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, विषम की पहचान करें और बताइए क्यों। ओके, पर्यटन निर्देशक, धोबी, दर्जी, कुम्हार। 4 शब्द दिए हैं। एक शब्द है आपका पर्यटन निर्देशक, धोबी, दर्जी, कुम्हार। ये चारों व्यक्ति 4 काम को करते हैं। पर्यटन निर्देशक पर्यटन का डायरेक्टर है, टूरिज्म का डायरेक्टर है। ठीक है, कि कहाँ कैसे काम करना है पर्यटन के क्षेत्र में। फिर एक धोबी है, कपड़े धोने का काम करता है। दर्जी है, दर्जी क्या काम करता है? कपड़े सिलने का काम करता है। कुम्हार क्या काम करता है? कुम्हार मिट्टी के बर्तन को बनाता है। राइट, अब बताओ इनमें से अलग क्या है? देखा जाए तो इसमें से अलग है पर्यटन निर्देशक। क्या अलग है? पर्यटन निर्देशक तृतीयक सेक्टर में काम करता है जबकि अन्य द्वितीय सेक्टर में काम करते हैं। पर्यटन निर्देशक क्या करता है? तीसरे क्षेत्र में काम करता है। और ये सब धोबी, दर्जी, कुम्हार कहाँ काम करते हैं? ये दूसरे सेक्टर के व्यक्ति हैं, द्वितीय क्षेत्र के व्यक्ति हैं। ऑलराइट, चलिए अब क्या है? फिर से विषम की पहचान करना है। यहाँ पर भी 4 1 2 3 4 हाँ 4 शब्द हैं। एक शिक्षक है, डॉक्टर है, सब्जी बेचने वाला है और वकील है।
बताओ इसमें से कौन अलग है? कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो बाकी तीनों से किसी अलग क्षेत्र में काम करता हो? क्या कहते हो भैया, देखा जाए? चलिए देख लेते हैं। सब्जी विक्रेता। सब्जी विक्रेता किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। किसान खेत से सब्जी लेके आ रहा है, बेच रहा है, तो सब्जी विक्रेता जो है प्राथमिक सेक्टर में काम करता है। और बाकी सब शिक्षक, डॉक्टर, वकील, ये सब किसके हैं? तीसरे क्षेत्र के हैं, और ये है प्राथमिक क्षेत्र का। क्लियर है? चलो आ जाओ आगे। डाकिया, मोची, सैनिक, पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, एक है डाकिया, एक है मोची, एक है सैनिक, एक है पुलिस कांस्टेबल। कौन अलग दिखता है बताओ? जल्दी 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 देखा जाए। चलिए, तो इसमें अलग है मोची। ठीक है, क्योंकि मोची सेकंड सेक्टर में काम करता है, द्वितीय क्षेत्र में काम करता है, और बाकी तीसरे क्षेत्र में काम करते हैं। डाकिया सेवा क्षेत्र में, सैनिक सेवा क्षेत्र में, पुलिस कांस्टेबल सेवा क्षेत्र में, और मोची जो है सेकंड सेक्टर में, द्वितीय क्षेत्र में काम कर रहा है। अब क्या है? हाँ जी, MTNL, भारतीय रेल, एयर इंडिया, सहारा एयरलाइंस, ऑल इंडिया रेडियो। बताओ भाई अब कितने हैं? 1 2 3 4 5। कौन किस में काम करता है? सोचो 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 जल्दी। सबसे पहले क्या करना है? इनको सॉल्व करने का एक ही तरीका है। देख लो भाई, ये कौन से क्षेत्र में है? 1 2 या 3। ठीक है, हर एक के सामने लिख लिया। एक तो कुछ अलग आएगा, ठीक है, एक नंबर तो अलग आएगा, बस वही अपना आंसर है। चलो, तो सहारा एयरलाइंस जो है प्राइवेट सेक्टर में है और बाकी पब्लिक सेक्टर में है। सहारा एयरलाइंस ये किस क्षेत्र में है? सहारा एयरलाइंस प्राइवेट सेक्टर में है, निजी क्षेत्र की कंपनी है, और बाकी कंपनियां सरकारी हैं, पब्लिक सेक्टर की हैं। ऑलराइट, चलिए अब बचा है क्या कुछ? हाँ जी, अब नया क्वेश्चन आता है। क्या है? एक शोध छात्र ने सूरत शहर में काम करने वाले लोगों से मिलकर निम्न आंकड़े जुटाए। एक रिसर्च का विद्यार्थी है, रिसर्च करने के लिए कहां पहुंचा? सूरत में पहुंचा, गुजरात में पहुंचा, गुजरात के सूरत शहर में पहुंचा। वहां काम करने वाले लोगों से मिलकर कुछ बातें करी और आंकड़े जुटाए। देख लेते हैं तो क्या क्या दिया है टेबल में? कार्य स्थान दिया है, कौन कहां काम करता है, रोजगार की प्रकृति बतानी है, ठीक है, और श्रमिकों का प्रतिशत। ठीक, अब ये 3 कॉलम है, 3 प्रकार की बातें हैं। पहले कॉलम में कार्य स्थान है, सरकार द्वारा पंजीकृत कार्यालयों और कारखानों में व्यक्ति काम करते हैं। कैसे कारखानों में या कार्यालयों में? जो सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है। तो जो सरकार द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं वो किस प्रकार के क्षेत्र होते हैं? संगठित क्षेत्र होते हैं, जहां 15% व्यक्ति काम करते हैं। ठीक, फिर औपचारिक अधिकार पत्र सहित बाजारों में अपनी दुकान, कार्यालय और क्लिनिक में जो व्यक्ति काम करते हैं। ठीक है, औपचारिक अधिकार पत्र सहित बाजारों में अपनी दुकान, कार्यालय और क्लिनिक में काम करते हैं, उनके पास औपचारिक आधिकारिक पत्र है कि वो यहाँ काम कर सकते हैं। अब बताना है ये किस क्षेत्र के व्यक्ति हैं, इनके रोजगार की प्रकृति क्या हो सकती है, और ऐसे व्यक्तियों का प्रतिशत है 15। आपको क्या बताना है? इनके रोजगार की प्रकृति बतानी है। ठीक, फिर क्या है? सड़कों पर काम करते लोग, निर्माण श्रमिक, घरेलू श्रमिक, ये किस कैटेगरी में आते हैं? इनके रोजगार की प्रकृति क्या है वो बतानी है। प्रतिशत यहां पर दिया है 20%। फिर छोटी कार्यशालाएं जो प्रायः सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं है, सरकार द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है, छोटी छोटी वर्कशॉप हैं, ठीक है, वो किस क्षेत्र का काम होगा और इसमें कितने प्रतिशत लोग काम करते होंगे ये भी बताना है। ठीक है, तो तालिका जो है, टेबल है, अधूरी दिख रही है। ठीक है, तो क्या करना है? इस तालिका को पूरा करना है और इस शहर में असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की प्रतिशतता क्या है ये बताना है। किस क्षेत्र में? असंगठित क्षेत्र में। आ जाओ देख लेते हैं अब। हाँ जी, तो ये है हमारी क्या टेबल, कंप्लीट टेबल। सरकार द्वारा पंजीकृत कार्यालयों और कारखानों में जो व्यक्ति हैं उसके बारे में हमें पता था कि संगठित क्षेत्र में है, 15% काम करते हैं। अब औपचारिक अधिकार पत्र सहित
औपचारिक अधिकार पत्र है इनके पास कि ये बाजारों में अपनी दुकान खोल सकते हैं, कार्यालय हो सकते हैं, इनके क्लिनिक हो सकते हैं, यानी कि संगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति हैं जिनकी संख्या 15% है। फिर क्या है, सड़कों पर काम करते लोग, निर्माण श्रमिक, घरेलू श्रमिक क्या है, असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, इनके काम की कोई निश्चितता नहीं होती, निश्चित वेतन नहीं मिलता, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, ठीक है। इनका प्रतिशत कितना है, 20। फिर छोटी कार्यशालाएं जो प्रायः सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं है, सरकार द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है, यानी असंगठित हैं। अब हमसे पूछा था, अब क्या बचा, अब देखो 15-15 20, 15-15 30, 30 और 20, 50% हो गए, यानी कि 50% बचे। तो यहां पर कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, छोटी कार्यशालाएं जो प्रायः सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं है, उसमें 50% लोग हो गए, क्योंकि ऑलरेडी 15-15 30 हो गए और 30-20 50 हो गए, ठीक है। अब बचे कितने, 50%, तो हमने यहाँ 50% लिख दिया। अब हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, इधर हमसे क्या पूछा था कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की प्रतिशतता क्या है। अब देखो इस टेबल में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग कहां कहां दिखाई देते हैं। एक तो ये 50% ये दिखाई देता है, और ये देखो असंगठित क्षेत्र में 20% ये दिखाई देता है। तो 50 और 20 आपके कितने हो गए भाई साहब, 70% हो गए कि नहीं हो गए। क्लियर है कहानी, बन जाएगी सारी कहानी। ऑल ओके। संगठित और असंगठित क्षेत्र का पूरा एक वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया है, अगर वो वीडियो पढ़ लिया, कोई भी सवाल आ जाए उससे, उस टॉपिक से सब बनेगा, ठीक है। क्योंकि इस टेबल की मुख्य खासियत क्या थी कि आपको पहचानना था संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। जब आपको पता होगा कि संगठित क्या होता है, असंगठित क्या होता है, यानी कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज क्या होता है, तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कहता है प्रश्न क्रमांक 6, क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है, व्याख्या कीजिए कि कैसे। अब हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, चैप्टर का टाइटल ही है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र 3 क्षेत्रों में बांटा है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो क्या ये सही है, बांटना सही है, वो पूछा है, विभाजन जो किया है क्या वो सही है, ठीक है, उसकी व्याख्या करते हैं। चलो भाई देख लेते हैं। तो देखें, हाँ, आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है। कैसे है, क्योंकि विभिन्न लोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से जुड़े होते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग आर्थिक गतिविधियों से जुड़े होते हैं, ये बात हमें पता है, ठीक है। अब देखो, यह रोजगार की स्थिति को दर्शाता है। जब तीनों क्षेत्रों में विभाजन किया गया तो हमें यह पता चला कि रोजगार की स्थिति को दर्शाता है। कैसे, आर्थिक गतिविधियों का विभाजन विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति को दर्शाता है। उदाहरण की बात करें तो भारत जैसे विकासशील देश में, विकासशील है, डेवलपिंग कंट्री है, अभी पूरी तरीके से डेवलपमेंट तो नहीं हुआ है, विकसित तो नहीं है, विकासशील देश है। ध्यान से सुनना, ज्यादातर लोग प्राथमिक क्षेत्र में लगे हैं, यानी कि कृषि क्षेत्र में लगे हैं, ठीक है। 65% से भी अधिक जनसंख्या, और 65 क्या पर एक्यूरेट लेके चलते, 67% से भी अधिक जनसंख्या किस में लगी है, प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई है, ठीक है, जिन्हें कृषि और संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है। क्लियर है, हमने कैसे पहचाना, जब सेक्टर का डिवीजन किया गया, डिवाइड किया गया उनको। फिर दूसरी ओर विकसित देशों में जैसे अमेरिका में अधिकांश लोग माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्र में कार्यरत हैं, द्वितीयक और तृतीयक यानी कि वहां पर उद्योग धंधे, इंडस्ट्रीज, सर्विसेज, ये सारी चीजें ज्यादा हैं। लेकिन भारत में तो लोग प्राथमिक क्षेत्र में हैं। अगर विभाजन नहीं किया होता तो हम ये कैसे पहचान पाते कि किस देश के व्यक्ति किस क्षेत्र में ज्यादा लगे हैं। एक बात, दूसरी बात, एक तो क्या बात करी कि यह रोजगार की स्थिति को दर्शाता है। एक पॉइंट क्या हो गया अपना, लिख लेते हैं साइड में, याद में बना रहेगा। पहला पॉइंट ये है कि ये जो विभाजन है वो रोजगार की स्थिति को दर्शाता है, रोजगार की स्थिति को दर्शाता है, ठीक है। एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है, सरकारी योजनाओं में मददगार है,
सरकारी योजनाओं में मददगार है। कैसे है इसको भी जान लेते हैं। तो आर्थिक गतिविधियों का विभाजन से सरकार को जरूरी कदम उठाने में मदद मिलती है। सरकार को ये पता चलता है कि अब हमें किस तरीके की योजना बनानी है, किस क्षेत्र में योजना बनानी है, किस क्षेत्र में कमी देखी जा रही है, किस क्षेत्र में लोगों को किस काम की किस चीज की जरूरत है, उसको ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जाती हैं। क्योंकि इससे यह पता चलता है कि कितने प्रतिशत लोग किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जिसके आधार पर सरकार समाज कल्याण के कार्यक्रम बना सकती है, ठीक है, और सुधारों को लागू कर सकती है ताकि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो, उस क्षेत्र में वृद्धि हो, उस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का विकास हो। अब सारे क्षेत्र एक से होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। सरकार कैसे पता लगाएगी किस क्षेत्र का डेवलपमेंट कितना हो रहा है, किस व्यक्ति का विकास किस तरीके से हो रहा है, कहां कैसे योजना को चालू करना है। ऑलराइट, तो रोजगार के नए अवसर तैयार होते हैं, अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है, क्योंकि ये जो विभाजन है वो सरकारी योजनाओं में मददगार है। ऑलराइट, क्लियर है कहानी। दो बातें याद हो गई आपको, रोजगार की स्थिति को दर्शाता है और सरकारी योजनाओं में मददगार है। अगली बात क्या है, तीसरा पॉइंट है अपने पास, लोगों के योगदान को जानने के लिए कि किस क्षेत्र में लोग कितना योगदान दे रहे हैं। अब हमें यह कैसे पता चला कि कृषि क्षेत्र में 67% से भी अधिक जनसंख्या लगी हुई है, कैसे पता चला? जब विभाजन किया गया तब तो पता चला कि किस क्षेत्र में लोगों का योगदान कितना है, ठीक है। तो लोगों के योगदान को जानने के लिए, लोगों के योगदान को जानने के लिए क्या बात कही गई है इसमें, इसके द्वारा हम घरेलू सकल उत्पाद में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र के योगदान को समझ सकते हैं। किसमें? जीडीपी में, कि जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर का कितने प्रतिशत योगदान है, ठीक है। ये कैसे पता चलता है? जब अलग अलग क्षेत्रों का विभाजन होगा। तो हाँ, हम कह सकते हैं, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो अलग अलग क्षेत्रों का विभाजन किया गया है वो बहुत ही उपयोगी साबित होता है। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इस अध्याय में आए प्रत्येक क्षेत्रकों को रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी पर ही क्यों केंद्रित करना चाहिए, ठीक है। जितने भी क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, 3 क्षेत्रों की बात कही, उसको रोजगार और जीडीपी के आधार पर ही केंद्रित क्यों किया गया है या क्यों केंद्रित किया जाना चाहिए, चर्चा करते हैं इस पर भी। देखें, इस अध्याय में हमारे सामने जितने भी क्षेत्र आए हैं, ठीक है, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे द्वितीयक हो, चाहे तृतीयक हो, संगठित हो, असंगठित हो, सार्वजनिक हो, प्राइवेट हो, ठीक है, सबको रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद पर केंद्रित किया गया है, ठीक है। अब क्यों किया गया है? तो देखो, इस अध्याय में हमारे सामने आने वाले प्रत्येक क्षेत्रों को रोजगार और जीडीपी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये देश की अर्थव्यवस्था के आकार को निर्धारित करते हैं। कैसे करते हैं देख लेते हैं। पहला पॉइंट देखें, रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद पर ध्यान 2 महत्वपूर्ण चीजों को निर्धारित करने में मदद किया जाता है। जब किसी भी क्षेत्र पर यह ध्यान दिया जाता है कि उस क्षेत्र में कितना रोजगार है और कितनी जीडीपी उस क्षेत्र से प्राप्त हो रही है, तो 2 महत्वपूर्ण चीजों को निर्धारित करने में मदद मिलती है। कौन कौन सी? पहली तो है प्रति व्यक्ति आय और उत्पादकता। पहली क्या है? पर कैपिटा इनकम और उत्पादकता, यानी कि उस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है और उत्पादकता कितनी है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी पर कैपिटा इनकम है, एक बात। फिर इसलिए प्रत्येक क्षेत्रों में रोजगार दर और स्थिति के साथ साथ सकल घरेलू उत्पाद में इसके योगदान से हमें समझने में मदद मिलती है कि यह क्षेत्र किस तरह से कार्य कर रहा है और इसमें और वृद्धि लाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। पहली बात क्या पता चलती है?
पहली बात हमें ये पता चलती है, इसके कारणों को शॉर्टकट में लिख के बता रही हूं अब, ठीक है। वो चीजें, वो पॉइंट आपको याद रखने हैं शॉर्टकट में, और फिर आप उसको इस तरीके से डिटेल में लिख सकते हैं। और अगर यही क्वेश्चन आपसे शॉर्टकट में पूछा जाए, कम शब्दों में पूछा जाए, तो पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं। डिटेल में पूछा जाए ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या बनता है यहां पर? पहला पॉइंट यह बनता है कि प्रति व्यक्ति आय और उत्पादकता प्राप्त होती है। प्रति व्यक्ति आय और उत्पादकता प्राप्त होती है, पता चलती है, या प्राप्त होती है, या आंकड़ा उसका पता चलता है। दूसरा पॉइंट क्या बन सकता है इसमें? दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो दूसरा पॉइंट ये बन सकता है कि हमें ये पता चलता है कि किस तरह से कौन सा क्षेत्र कार्य करता है और इसमें कितनी वृद्धि की आवश्यकता है, ठीक है। कार्य करने का तरीका प्राप्त होता है, और कार्य का तरीका, एक बात कि किस तरीके से कौन सा क्षेत्र काम कर रहा है, और इसमें और वृद्धि लाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो वृद्धि के उपाय पता चलते हैं। क्या पता चलता है? वृद्धि के उपाय पता चलते हैं। क्लियर है? दो बातें क्लियर। अब तीसरी बात क्या आती है इसमें, देख लेते हैं। हाँ, अन्य मुद्दों की जांच भी होनी चाहिए। क्या पूछा गया था कि सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार पर ही क्यों केंद्रित है, ठीक है, ये पूछा गया था। तो क्या अन्य मुद्दों की जांच नहीं होना चाहिए? सिर्फ रोजगार या जीडीपी को ही देखा जाता है, अन्य मुद्दों को क्यों नहीं देखा जाता, ठीक है। तो ये तो वो सारी बातें हो गई जिनके कारण रोजगार और जीडीपी पर ही ध्यान दिया जाता है, ठीक है। ये वो वाली बातें हो गई कि अन्य मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, बिल्कुल दिया जाना चाहिए। कैसे? तो देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए। देश में जितने भी क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्रों का बराबर विकास हो रहा है, बैलेंस के साथ विकास हो रहा है क्या? फिर देश के लोगों के बीच आय और धन की समानता पर ध्यान देना चाहिए। हमारे देश में जितने भी लोग हैं उनके बीच में आय और धन की समानता है क्या? सभी वर्ग के व्यक्तियों में बराबर बराबर इनकम है, बराबर बराबर सबके पास पैसा है, इस पर भी ध्यान दो। बिल्कुल। गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन का मतलब क्या होता है? उन्मूलन शब्द का मतलब होता है कम करना या हटाना, ठीक है, या खत्म करना। जो भी आप कर पाओ भाई, जो भी हमारे देश की सरकार कम कर पाए, ठीक है, चाहे खत्म कर पाए, चाहे हटा पाए, चाहे कम कर पाए, काम हटाना या खत्म कर पाए, सीधी बात, ठीक है। तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि क्या उन क्षेत्रों में काम करके लोगों की गरीबी कम हो रही है। फिर प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण की बात आ रही है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात आ रही है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की बात आ रही है। इस मुद्दे पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो दुनिया में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं वो सब हमारे पास हैं क्या, ठीक है, क्या हर एक व्यक्ति उन टेक्नोलॉजी से परिचित है? ऑलराइट। फिर देश की आत्मनिर्भरता, क्या हमारा देश आत्मनिर्भर है? आत्मनिर्भर भारत है क्या? हमारी डिपेंडेंसी किसी दूसरी कंट्री पर तो नहीं है किसी भी चीज को लेके? अगर किसी भी दूसरी कंट्री पर हमारी डिपेंडेंसी नहीं है, यानी कि हमारे देश के नागरिक ही काम में लगे हुए हैं, क्योंकि हमारे देश में ही सारी चीजें उपलब्ध हैं। जब देश में चीजें उपलब्ध होंगी तो देश के नागरिकों को रोजगार मिलेगा। यानी कि इन मुद्दों के अलावा इन मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए, इनकी भी जांच होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या है? जीविका के लिए काम करने वाले अपने आसपास के वयस्कों के सभी कार्यों की लंबी सूची बनाइए। जीविका यानी कि रोजगार। आपको अपने क्षेत्र के लोगों से पूछना है कि वो क्या काम करते हैं, ठीक है। तो उसकी एक लिस्ट बनानी है। फिर उन्हें आप किस तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं, उन्हें आप कैसे डिवाइड करेंगे, अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। चलो भैया बना लेते हैं, बात करते हैं। तो यहां पर उत्तर दिया है हमारे क्षेत्र में ये लोग काम करते हैं, ठीक है। अब देखें, ध्यान से देखें, डॉक्टर काम करता है, अध्यापक, अभियंता, इलेक्ट्रीशियन, दुकानदार, धोबी, किसान, ठीक है, विनिर्माण में लगा श्रमिक,
बीमा प्रबंधक है, सरकारी कर्मचारी है, घरेलू नौकर है, फैक्ट्री का मालिक है, दूध विक्रेता है और दर्जी भी है। मतलब काफी सारे लोग हैं। ठीक है, अब इनको अलग लिस्ट तो बना ली कि ये व्यक्ति हैं। ठीक है, अब इनको अलग अलग सेक्टर में डिवाइड कर दो, क्षेत्र के हिसाब से डिवाइड कर दो। करो भाई, आपको ही करना है ये काम। ठीक है, चलिए, तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन आ जाएगा इसमें से? सब्जी उत्पादक और किसान। ठीक है भैया, आ गए, 2 लोग हो गए। द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन आ जाएंगे? जो उद्योगों में काम करते हैं, श्रमिक और फैक्ट्री मालिक। अब तृतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग हैं। अब क्या समझ में आता है? तृतीय क्षेत्र सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, यानी कि सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है तीसरा सेक्टर। क्या क्या है? अध्यापक यानी कि टीचर है, डॉक्टर है, अभियंता का मतलब क्या होता है जानते हैं? बताओ भाई। अभियंता, अभियंता का मतलब होता है भाई साहब इंजीनियर। क्या होता है अभियंता का मतलब? इंजीनियर। चलिए, फिर इलेक्ट्रीशियन है तीसरे में, दुकानदार, धोबी, दूध विक्रेता, बीमा प्रबंधक, सरकारी कर्मचारी, घरेलू नौकर। सब किस में आते हैं? ये सब तीसरे सेक्टर में आते हैं। कर दिया भाई, सूची बना ली, डिवाइड कर दिया, इतना काम तो हमने कर दिया जो पूछा था। ठीक है, अब है अगला सवाल, तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से कैसे भिन्न है? उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। जो अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र है वो अन्य क्षेत्रों से किस तरीके से अलग है, देखा जाए। चलिए, तो तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से भिन्न है। कैसे है? प्राथमिक और द्वितीयक से अलग है क्योंकि इसकी गतिविधियां अन्य क्षेत्रों के विकास में मदद करती हैं। जो तीसरे क्षेत्र के काम होते हैं, सेवा क्षेत्र के काम होते हैं, जो बाकी के 2 सेक्टर हैं, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र, उनमें हेल्प करता है। ठीक है, तीसरा क्षेत्र स्वयं उत्पादन का काम नहीं करता, लेकिन प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र द्वारा जो उत्पादन के काम करे जाते हैं उन उत्पादन की गतिविधियों में हेल्प करता है, सहयोग प्रदान करता है। ठीक, तो ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, ठीक है, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग देती हैं और इसे ही सेवा क्षेत्र कहते हैं। अब उत्पादन प्रक्रिया में कैसे सहयोग देती हैं? जैसे कि हम बात करें प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो इसमें है कृषि। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र की हम बात करें, इसको अपन थोड़े अलग तरीके से समझते हैं कि कृषि, ठीक, फिर इधर आ जाता है उद्योग, या इधर हम परिवहन को लेते हैं, तृतीय क्षेत्र को लेते हैं और परिवहन एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, परिवहन हो गया, कृषि हो गया और ये हो गया आपका उद्योग हो गया। कृषि, परिवहन और उद्योग, इतनी बातें हो गई, 3 बातें हो गई। अब परिवहन किसका काम है? परिवहन बात होती है तीसरे सेक्टर की, ये है प्राथमिक सेक्टर कृषि, और उद्योग है सेकेंडरी सेक्टर है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? द्वितीय क्षेत्र है। अब तीसरा क्षेत्र कैसे इन 2 क्षेत्रों को मदद करता है देख लेते हैं। तो कृषि क्षेत्र के द्वारा क्या काम किया जा रहा है? कृषि क्षेत्र की बात करें तो ये उत्पादन का काम कर रहा है, ये कर रहा है भाई साहब उत्पादन। ठीक है, क्लियर है? इसने उत्पादन किया, क्या उगाया? गेहूं उगाया। चलो भाई, गेहूं का उत्पादन किया इसने। ठीक, अब क्या होगा? यहां पर गेहूं का उत्पादन किया गया। अब ये गेहूं कहाँ जाएगा? उद्योगों में जाएगा। ठीक है, गेहूं कहाँ गया? ये उद्योगों में गया, उद्योग में गया। क्या बनाए गए इस गेहूं के? इस गेहूं के क्या बनाए गए? मान लो कि बिस्किट बनाए गए। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? इस गेहूं के क्या बनाए? उद्योग में जाके बिस्किट बनाए, बन गए बिस्किट। ठीक है, अब गेहूं उद्योग तक जाना था, किसकी जरूरत पड़ेगी? परिवहन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, किसी व्हीकल की जरूरत पड़ेगी। तो यहां किस माध्यम से जाएंगे? किसी परिवहन के साधन से ही ना जाएंगे? क्या कहते हो? किसी परिवहन के साधन से जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात?
ठीक है। अब परिवहन किसका है? तीसरे सेक्टर का है, ठीक है। यानी कि कृषि क्षेत्र की मदद उद्योगों तक पहुंचाने में कौन कर रहा है? परिवहन। उद्योगों की मदद माल को अपने यहां तक लाने में कौन कर रहा है? परिवहन कर रहा है। क्लियर हो गई बात? अब क्या है, उद्योगों से माल जाएगा बाजार में बिकने, किसी व्हीकल की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। एडवर्टीजमेंट की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो किसका योगदान हो रहा है? चाहे इधर हो चाहे इधर हो, कहीं भी बात हो, किसका योगदान हो रहा है? परिवहन का ही योगदान हो रहा है। तो ये उत्पादन प्रक्रिया में स्वयं तो भाग नहीं लेता, उत्पादन प्रक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेता, उत्पादन का काम नहीं करता, स्वयं उत्पादन नहीं करता, लेकिन उत्पादन में सहयोग करता है। प्रक्रिया में भाग लेता, उत्पादन स्वयं नहीं करता, सहयोग करता है। ऑलराइट, चलिए, यानी कि तीसरा क्षेत्र अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। अब क्या पूछा था भाई? तृतीयक सेक्टर और अन्य सेक्टर। ओके, तीसरा क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से कैसे भिन्न है, देख लेते हैं। तीसरा क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से कैसे भिन्न है? इधर तीसरा क्षेत्र लिखते हैं, इधर अन्य क्षेत्र लिखते हैं। पहला अंतर क्या है? तृतीय क्षेत्र में मशीन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं होना है, मशीन की जरूरत नहीं है। अन्य सेक्टर में मशीन की जरूरत होती है, ठीक है। फिर क्या है, इस सेक्टर में श्रमिकों के मानसिक क्षमता की अधिक जरूरत पड़ती है। जो तीसरा सेक्टर है उसमें दिमाग से ज्यादा काम लेना पड़ता है, यानी कि मानसिक क्षमता की अधिक जरूरत पड़ती है। फिर इस क्षेत्र में श्रमिकों के शारीरिक परिश्रम की अधिक जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसमें शरीर के श्रम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि प्रोडक्शन होता है, चाहे उद्योगों की बात हो चाहे कृषि की बात हो, लोगों की मेहनत लगती है। फिर क्या है, किसी भी भौतिक वस्तु का निर्माण नहीं होता तृतीयक सेक्टर में, लेकिन भौतिक वस्तुओं का निर्माण प्राथमिक और द्वितीयक में तो होता है। इसके एग्जाम्पल को देखें तो डॉक्टर, अभियंता, इलेक्ट्रीशियन, ये है अभियंता यानी कि इंजीनियर, और इसके क्या है, किसान है और श्रमिक है। ऑलराइट, क्लियर हो गई बात यहां तक की? तीसरे और अन्य सेक्टर में हमसे अंतर पूछा था, अंतर लिख देंगे, ठीक है। चलिए, अब क्या बात आती है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? प्रच्छन्न यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। शहरी क्षेत्रों से और ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण लेना है और इसको डिस्क्राइब करना है। देख लेते हैं भाई। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक है, जो दिखाई नहीं देती। क्लियर हो रही है बात? यानी कि लोग काम में लगे हुए होते हैं, लेकिन उनका काम लोगों को दिखता नहीं है, तो यह वह स्थिति है, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या मतलब है? छुपी हुई बेरोजगारी। तो यह वह स्थिति है जब एक श्रमिक काम तो कर रहा होता है, क्या है, जब एक श्रमिक काम तो कर रहा होता है, लेकिन उसकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। जितनी उसके अंदर कैपेसिटी है, क्षमता है, योग्यता है, उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाता। कैसे? तो ऐसी स्थिति में, यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी की स्थिति में, एक श्रमिक किसी खास काम में इसलिए लगा रहता है क्योंकि उसके पास उससे बेहतर करने को कुछ भी नहीं है। अब आप कहते हो कि भाई जब काम सही से नहीं मिल रहा तो दूसरा काम कर लो, पर उसे दूसरा काम मिल ही नहीं रहा, ठीक है, तो वो मजबूरी में वो काम कर रहा है जहां से उतनी ना उत्पादकता है ना इनकम है, ठीक है। तो इस स्थिति में श्रमिक के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, बल्कि किसी खास काम को करने की मजबूरी होती है। रोजगार ही नहीं होगा, रोजगार का साधन ही नहीं होगा, तो उसे कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा, ठीक है। और इस प्रकार की बेरोजगारी किस क्षेत्र में देखी जाती है? कृषि क्षेत्र में ज्यादातर देखी जाती है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। प्रच्छन्न बेरोजगारी होती क्या है, ये बात तो हमने पता कर ली, लेकिन शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से अब हम उदाहरण कैसे ले सकते हैं, जानते हैं, इसको भी देखते हैं। उदाहरण है हमारे पास कि ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्र में अक्सर देखने को मिलता है क्या? प्रच्छन्न बेरोजगारी, कि जिस खेत पर काम करने के लिए एक या दो लोग काफी होते हैं, उसी खेत पर कई लोग काम करते हैं। अब खेत का क्षेत्रफल उतना ही है, खेत में उतनी ही फसल उगाई जा सकती है, चाहे 2 लोग काम करें चाहे 20 लोग। तो क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, उत्पादकता बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही, कितने भी लोग काम करें।
अब जब प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा, उतनी फसल ही उत्पादित नहीं हो रही है, तो इनकम कितनी होगी? उतनी ही होगी, इनकम भी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, इसलिए अगर हम कुछ लोगों को दूसरे कामों में लगा दें तो उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, जहां दो लोगों की जरूरत है तो 2 लोग ही काम करें, बाकी के लोगों को कहीं और काम में लगा दो, यहाँ का उत्पादन बिल्कुल प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि 2 लोग भी उतना ही उत्पादन कर पाएंगे। ऑलराइट, चलिए आगे की क्या कहानी है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 है, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच अंतर बताओ। प्रच्छन्न बेरोजगारी तो जान ली कैसी है, छिपी हुई है। वो छिपी हुई है तो आखिर खुली हुई बेरोजगारी क्या है कि जहां बिल्कुल ओपनली बेरोजगारी हमें दिख रही है, ओपनली अनएम्प्लॉयमेंट हमें दिख रहा है। ठीक है, तो खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच अंतर क्या है, देख लेते हैं इसको भी। देखें तो खुली बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है, ठीक है, जिसमें एक व्यक्ति वर्तमान मजदूरी पर काम तो करना चाहता है, यानी कि नॉर्मल बेरोजगारी की बात हो रही है यहाँ पर। खुली बेरोजगारी सीधी बेरोजगारी। ठीक है, तो एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति वर्तमान मजदूरी पर, यानी कि जिस मजदूरी पर उसे काम मिलना चाहिए, जो वेतन निर्धारित किया गया है, वो काम करने के इच्छुक है, उसका मन है, वो करना चाहता है कि जितने पैसे मिलेंगे मिलेंगे, पर काम ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, व्यक्ति मजदूरी पर काम करना तो चाहता है वर्तमान मजदूरी पर उसे काम नहीं मिलता है। लेकिन प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी में स्थिति ऐसी आ जाती है कि जिसमें जितने व्यक्ति चाहिए उससे अधिक व्यक्ति काम पर लगे हुए हैं। ठीक है, जरूरत ही नहीं है पर ज्यादा लगे हुए हैं, तो लग रहा है कि भाई रोजगार में तो लगे, लेकिन वास्तविक रूप से उतना रोजगार उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। फिर खुली बेरोजगारी जो है शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। खुली बेरोजगारी कहां पाई जाती है? शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है, जबकि प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है कहां पाई जाती है? ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑलराइट, क्लियर है यहां तक की बात? चला जाए फिर आगे, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है, क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। क्या पूछा है? भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा, क्या ऐसा है? अभी तक जितना आपने पढ़ा उससे आपको क्या पता चला? ठीक है, दिमाग लगाना है। अगर आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं, सहमत हैं, तो कारण भी बताना है भाई। चलिए देख लेते हैं। तो भाई कहा गया है कि मैं इस कथन से पूर्णतः सहमत नहीं हूं, पूरी तरीके से सहमत नहीं हूं। ठीक है, कि तृतीय क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है। क्यों? तो देखें, भारत में तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र कई अलग अलग प्रकार के लोगों को रोजगार देता है। तीसरा क्षेत्र जो है अलग अलग प्रकार के लोगों को रोजगार देता है, काफी सारे लोगों को रोजगार देता है। और क्योंकि क्षेत्र ज्यादा है, तृतीय क्षेत्र में भी अलग अलग जगह लोग काम करते हैं, काफी सारी अपॉर्चुनिटी होती है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि इसका भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में कोई योगदान नहीं है, ये तो गलत बात है। ठीक है, तो भारत में तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र कई अलग अलग प्रकार के लोगों को रोजगार देता है। प्राथमिक क्षेत्र को पीछे छोड़ते हुए, अब ध्यान देना, प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र को पीछे छोड़ते हुए अब भारत का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र बन गया है तृतीय क्षेत्र, जो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा जो है, वर्तमान समय की बात करें तो हमारे देश की जीडीपी में टर्शियरी सेक्टर का प्रतिशत 50% से भी अधिक देखा गया है। इसका क्या मतलब है कि ये हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान दे रहा है, यानी कि ये स्टेटमेंट सही नहीं है, हम इस बात से एग्री नहीं करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सेवा क्षेत्र 2 विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित करता है। सेवा क्षेत्र 2 अलग अलग प्रकार के लोगों को नियोजित करता है, यानी कि रोजगार देता है, काम में लगाता है। ठीक है, कौन से लोग हैं वो? कौन से वो 2 अलग अलग प्रकार हैं? नियमित और अनियमित। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र में नियमित और अनियमित श्रमिक काम करते हैं।
कैसे काम करते हैं? तो जो श्रमिक अपने हुनर और मानसिक क्षमताओं का प्रयोग करता है, क्या बोला गया है? जो श्रमिक अपने हुनर और मानसिक क्षमताओं का प्रयोग करता है और सामान्यतया सीधे रूप से नियोजित होता है, उसे नियमित श्रमिक कहते हैं। रेगुलर काम करता है वो, ठीक है। और जो श्रमिक ऐसी सेवा प्रदान करता है जिसमें मानसिक क्षमताओं की खास भूमिका ना हो, उसे अनियमित या अनौपचारिक श्रमिक कहते हैं। वो श्रमिक जो ऐसे सेवा क्षेत्र में काम करता है जिसमें मानसिक क्षमताओं की खास भूमिका ना हो, कि वो दिमागी तौर पर बहुत अच्छे से अपने दिमाग को लगा के काम कर सके, वो कहाँ काम करता है? अनियमित या अनौपचारिक क्षेत्र में काम करता है। फिर क्या है? अंशकालीन रूप से नियोजित श्रमिकों को भी अनियमित श्रमिक की श्रेणी में रखा जाता है। क्यों? अब नियोजित श्रमिकों को अनियमित श्रमिक की श्रेणी में क्यों रखा गया है? उदाहरण देखें तो एक ठेले का मालिक जो किसी प्रकाशक के यहाँ कागज पहुंचाता है, एक अनियमित श्रमिक होता है। प्रकाशक के यहाँ कागज पहुंचाता है, हमेशा नहीं कि वो प्रकाशक हमेशा उसी ठेले वाले से कागज मंगवाए, किसी और से भी मंगवा सकता है, ठीक है। तो ये अनियमित है। नियोजित तो है लेकिन रेगुलर नहीं है कि वो उसी कस्टमर के यहाँ अपना सामान पहुंचाएगा या वो कस्टमर उसी से सामान मंगवाएगा। ऑलराइट, फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है, क्योंकि इसमें ना तो रोजगार स्थिर होता है, ना वेतन निश्चित होता है, ना सुविधाएं होती हैं, ना पेड लीव होती है, कभी भी काम से निकाल दिया जाता है। तो असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। क्या आप इस विचार से एग्री करते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण भी बताइए। चलिए देख लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल एग्री करते हैं इससे। ठीक, तो हम यहां से शुरुआत कर सकते हैं कि हाँ, हम इस कथन से सहमत हैं। ठीक है, हम इस कथन से सहमत हैं। तो असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की नौकरी सुरक्षित नहीं होती है। पहली बात तो यह है, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की नौकरी सुरक्षित नहीं होती है। उन्हें किसी भी समय बिना कारण बताए नौकरी से निकाला जाता है। एक बात, नौकरी सुरक्षित नहीं है। दूसरी बात क्या है? उन्हें कम वेतन देकर अधिक समय तक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, यानी कि वेतन निश्चित नहीं है, काम के घंटे निश्चित नहीं है। फिर सरकारी नियम जो श्रमिकों की सहायता के लिए बनाए गए हैं, उनका इनमें कोई अनुसरण नहीं होता, यानी कि यहाँ के गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करे जाते हैं। तो असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि इनकी नौकरी सुरक्षित नहीं है। किसी भी समय बिना कारण बताए नौकरी से निकाल दिया जाता है, कम वेतन देकर अधिक समय तक इनसे काम लिया जाता है। सरकारी नियम जो श्रमिकों की सहायता के लिए बनाए गए हैं, उनमें इसका कोई अनुसरण नहीं होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती हैं? जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो रोजगार की परिस्थिति के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती हैं? चलिए जानते हैं इसको। तो देखें, आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थिति के आधार पर अनेक मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत करी जाती हैं। मुख्यतः आर्थिक गतिविधियों को 3 प्रकार के क्षेत्र में बांटा जाता है। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, अलग अलग अपन बात करें तो टोटल 3 प्रकार का अपन ने पढ़ा है। एक तो है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ठीक है। दूसरा है संगठित और असंगठित। तीसरा है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। प्राथमिक में कृषि, द्वितीयक में उद्योग, तृतीयक में सेवा क्षेत्र। संगठित में लोगों को काम के घंटे निश्चित होते हैं, लोगों का काम निश्चित होता है, रोजगार की जो है सुरक्षा होती है, ठीक है, एक निश्चित वेतन मिलता है। लेकिन असंगठित में संगठित के विपरीत परिस्थितियां होती हैं। फिर सार्वजनिक और निजी में क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्र में जो है संपत्ति पर किसका अधिकार होता है? सरकार का अधिकार होता है। और निजी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति का या किसी प्राइवेट कंपनी का या प्राइवेट फर्म का अधिकार होगा। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में हम आर्थिक गतिविधियों को रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं कि रोजगार की परिस्थिति क्या है। यहाँ कृषि है, यहाँ उद्योग है, यहाँ सेवा है, यहाँ काम निश्चित है, यहाँ काम निश्चित नहीं है, इधर सरकार का अधिकार है, इधर निजी क्षेत्र का अधिकार है। काम की परिस्थितियां अलग हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई।
ठीक है, क्योंकि कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, बिल्कुल करती हैं। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो कुछ सेवाओं का सृजन करती है, तृतीयक क्षेत्र सेवा का सृजन कर रहा है। इसीलिए आर्थिक गतिविधियों को रोजगार की परिस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि किस क्षेत्र में किस प्रकार का रोजगार प्रदान किया जाता है। क्लियर? चलिए, तो ये हो गए अपने 15 सवाल। 16वां सवाल है, संगठित और असंगठित क्षेत्रों की रोजगार की परिस्थितियों की तुलना करें। बता दो भाई, संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर क्या है, देख लेते हैं। हाँ जी, तो संगठित और असंगठित क्षेत्रों की रोजगार की परिस्थितियों की तुलना करने पर हमने देखा कि इस सेक्टर में यानी कि संगठित क्षेत्र में काम एक सिस्टम से होता है और नियमों की सीमा रेखा के अंदर होता है, ठीक है। और असंगठित में क्या होता है, कोई सिस्टम नहीं होता, ज्यादातर नियमों का उल्लंघन होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जाता। फिर क्या है, इस सेक्टर में दिया जाने वाला पारिश्रमिक सरकार के नियमों के अनुसार होता है, क्योंकि सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है तो सैलरी उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। इसमें क्या है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते तो सरकारी नियमों के अनुसार वेतन नहीं दिया जाता। फिर क्या है, संगठित क्षेत्र में श्रमिकों को नियम के हिसाब से सामाजिक सुरक्षा मिलती है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है किसमें, असंगठित क्षेत्र में। संगठित क्षेत्र में नौकरी सुरक्षित होती है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती है। ऑलराइट, कौन कौन से पॉइंट्स जाने, सारे पॉइंट्स को अपन एक बार लिख लेते हैं। देखें, तो इसमें क्या था, इसमें यह था कि रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। पहला क्या बन जाएगा, नियम एवं कानून। फिर क्या है, सैलरी या वेतन या पारिश्रमिक। फिर तीसरा पॉइंट क्या बन सकता है, सुरक्षा। फिर क्या बन सकता है, सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं, सामाजिक सुरक्षा। फिर चौथा पॉइंट क्या बनेगा हमारा, नौकरी की सुरक्षा, नौकरी की सुरक्षा, ठीक। फिर क्या है, काम के घंटे। एक और अंतर अपन बढ़ा सकते हैं इसमें काम के घंटे निर्धारित होते हैं लेकिन इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट आपको याद कर लेना है, 5 पॉइंट के आधार पर आप अंतर लिख देंगे। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, मनरेगा 2005 के उद्देश्य बताओ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 के क्या क्या उद्देश्य हैं, चलिए जाने। आ जाओ भाई, तो बताओ भाई कितने दिन का रोजगार दिया जाता है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देना है। मनरेगा के तहत कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है, 365 दिन में से, बताएं भाई। हाँ जी, 29 फरवरी वाला साल 366 दिन का होता है, लेकिन अपन 365 माने हैं, तो 365 दिनों में से कितने दिनों का रोजगार देना आवश्यक होता है मनरेगा के तहत, देखा जाए। चलिए, तो देखें, केंद्र सरकार ने 2005 में भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के एक अधिनियम बनाया, ठीक है। किसके द्वारा ये योजना चलाई गई थी भाई साहब, केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई थी। तो केंद्र सरकार ने 2005 में भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक अधिनियम बनाया, एक एक्ट बनाया, और इस अधिनियम को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मनरेगा के नाम से जाना जाता है। फिर क्या है, इस अधिनियम के अंतर्गत अब 600 जिले आते हैं। जब ये शुरू करी गई थी 2005 में तो इसमें 200 जिले आते थे, और अब कितने जिले आते हैं, 600 जिले आते हैं, जिसके उद्देश्यों को देख लेते हैं। पहला उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण भारत में प्रत्येक परिवार को अपने कम से कम एक सदस्य के लिए 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार प्राप्त कराना। ग्रामीण भारत की बात हो रही, ग्रामीण भारत में प्रत्येक परिवार को अपने कम से कम एक सदस्य के लिए, हर एक परिवार, गांव में जितने भी परिवार हैं उसके कम से कम एक सदस्य के लिए कितने दिन का, 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार प्राप्त कराना है, और रोजगार न्यूनतम मजदूरी पर प्राप्त होगा। ऑलराइट, फिर क्या है,
रोजगार ना मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को, ग्रामीण परिवारों की किसी व्यक्ति को अगर रोजगार नहीं दिया गया है, कम से कम 100 दिन का रोजगार 365 दिन में नहीं दिया गया है, तो सरकार उसे बेरोजगारी भत्ता भी देगी। फिर क्या है, उन कार्यों को वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। ठीक है, उन कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी, यानी कि लोगों को ऐसा काम दिया जाएगा जो उत्पादन वाला हो। ठीक है, क्लियर है। और हाँ, एक और इसमें प्रोविजंस था, एक और प्रावधान था कि जो काम दिया जाएगा वो जो व्यक्ति उस क्षेत्र में रहता है उसी क्षेत्र के आसपास काम दिया जाएगा, ज्यादा दूरी पर काम नहीं दिया जाएगा। और आसपास काम नहीं है, ज्यादा दूरी पर काम है, तो आने जाने का उसको खर्चा भी दिया जाएगा। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, अपने क्षेत्र से उदाहरण लेकर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की गतिविधियों और कार्यों की तुलना करो। सीधी सी बात है, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बीच तुलना करनी है। ठीक है, क्योंकि स्वामित्व के आधार पर या अधिकार के आधार पर हम बात करें तो क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है, अधिकार के आधार पर या स्वामित्व के आधार पर, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। ठीक है, ये कैसे बांटे गए हैं? स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व यानी कि अधिकार के आधार पर। ठीक है, अब हमसे क्या कहा है, अपने क्षेत्र से उदाहरण लो। अगर आपसे ऐसा सवाल पूछा जा रहा है कि एग्जाम्पल आपको अपने क्षेत्र के देना है, इसका मतलब क्या है, आपको प्रैक्टिकली सिखाने की कोशिश करी जा रही कि भाई अपने आसपास देखो क्या काम चल रहा है, कैसे चल रहा है। ठीक है, चलिए तो देखें, आ जाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं निजी क्षेत्र की। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं। अब सोचो भाई, बताओ जल्दी कमेंट करके कि आपके आसपास प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या काम उपलब्ध है, निजी क्षेत्र में क्या काम उपलब्ध है। तो निजी क्षेत्र की परिभाषा तो ये होती है कि जो निजी व्यक्तियों द्वारा चलाया जाए, निजी व्यक्तियों का ही उस पर अधिकार हो। ठीक है, तो सोचो क्या है आपके आसपास ऐसा क्षेत्र जिस पर सरकार का अधिकार ना हो। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताना है ये बात। पहली बात कही गई है कि निजी क्षेत्रक ऐसा क्षेत्रक है जो निजी व्यक्तियों द्वारा चलाया जाता है। निजी क्षेत्र किस प्रकार का क्षेत्र है? जो निजी व्यक्तियों द्वारा चलाया जाता है और जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। निजी व्यक्तियों द्वारा चलाया जाएगा, लाभ कमाना इसका उद्देश्य होगा। फिर क्या है, इस सेक्टर की सेवाएं केवल भुगतान पर ही प्राप्त की जा सकती हैं। ठीक है, निजी क्षेत्र से अगर आपको सेवा का लाभ प्राप्त करना है तो आपको पैसे देने होंगे, सीधी सी बात है, बिना पैसे दिए आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए गरीब लोग इस सेक्टर की सेवाएं नहीं ले सकते हैं। फिर क्या है, तीसरी बात क्या है, यह क्षेत्र सार्वजनिक उपयोगिता की सेवाएं प्रदान नहीं करता, क्योंकि यह सरकार से संबंधित है ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर है, निजी क्षेत्र से संबंधित है, तो सार्वजनिक सेवाएं प्रदान नहीं करेगा कि सभी के लिए एक सी सेवाएं प्रदान करे। जो सेवाएं प्रदान करेगा पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, फिर उदाहरण के तौर पर हम देखें तो उदाहरण में आता है टिस्को, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स, मोदी टायर्स, बजाज स्कूटर, बर्गर पेंट्स, ये सब क्या है, निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं। ऑलराइट, चलिए तो निजी क्षेत्र की बात हो गई। अब है बात सार्वजनिक क्षेत्र की, यानी कि पब्लिक सेक्टर की। पब्लिक सेक्टर कैसे काम करता है देख लेते हैं इसको भी। पब्लिक सेक्टर यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र, सरकार का अधिकार होगा, अधिकार के आधार पर क्षेत्रों की बात हो रही है, सरकार का अधिकार होगा पब्लिक सेक्टर में। तो सार्वजनिक क्षेत्र में जितनी भी परिसंपत्तियां हैं, अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है, सरकार का ही अधिकार होता है और सरकार ही सभी सेवाएं नागरिकों को उपलब्ध कराती है। लेकिन जितनी भी सेवाएं सरकार उपलब्ध कराती है सभी को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराती है, यानी कि सभी के लिए समान सेवाएं उपलब्ध करवाती है। क्या प्राइवेट सेक्टर ऐसा करता है? नहीं करता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से अगर आप सर्विसेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पैसा देना ही पड़ेगा। यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र सभी के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराता है, लेकिन निजी क्षेत्र सभी के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराता है। उदाहरण की बात करें,
ठीक है। उदाहरण की बात करें तो देखें, सड़कों, पुलों, रेलवे, बंदरगाहों, बिजली उत्पादन, बांधों का निर्माण, विद्यालय और कॉलेज भवन आदि का निर्माण। अब ये सारी चीजें किसके द्वारा बनाई गई? सरकार के द्वारा। चाहे सड़क हो, चाहे पुल यानी कि ब्रिज हो, रेलवे है, बंदरगाह है, बिजली उत्पादन, बांध, विद्यालय, कॉलेज भवन, ये सब कौन बनवाता है? सरकार। सभी के लिए खुले हुए हैं, सभी इसका उपयोग करते हैं। ऑलराइट, चलिए तो अब क्या है क्वेश्चन नंबर 19 है। एक टेबल दिखाई दे रही है, इस टेबल को किस तरीके से डील करना है समझते हैं। अपने क्षेत्र से एक एक उदाहरण देकर निम्न तालिका को पूरा कीजिए। फिर से उदाहरण पूछा है, फिर से प्रैक्टिकली आपको सिखाया जा रहा है। ठीक है, क्या उदाहरण लेना है? पहले कॉलम में तो मतलब क्षेत्र की बात कही है, पहले कॉलम में क्या कहा है? क्षेत्र की बात कही है। ठीक है, फिर क्या है? क्षेत्र में भी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की बात है। ठीक है, फिर सुव्यवस्थित प्रबंध वाले संगठन और अव्यवस्थित प्रबंध वाले संगठन, ये पता करने हैं। ठीक है, कि आपके क्षेत्र में कौन से ऐसे संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर बहुत अच्छे से मैनेजमेंट किया जाता है, प्रबंधन किया जाता है, और ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर अच्छे से प्रबंधन नहीं किया जाता है, देख लेते हैं। तो देखो भैया, सुव्यवस्थित प्रबंधन वाले संगठन में आ जाता है एनटीपीसी, जो सार्वजनिक क्षेत्र में है। ठीक है, और अव्यवस्थित प्रबंध वाले संगठन है बीएसएनएल, जो सार्वजनिक क्षेत्र में ही है। ठीक है, लेकिन इसका प्रबंधन सही तरीके से नहीं किया जाता। फिर सुव्यवस्थित प्रबंधन वाले निजी क्षेत्र में है टाटा पावर। फिर अव्यवस्थित प्रबंधन वाले हैं स्वादिष्ट ब्रेड कंपनी। ठीक है, यानी कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के दो दो संगठनों की बात करी हमने, जिनका प्रबंधन अच्छे से किया जाता है और जिनका प्रबंधन अच्छे से नहीं किया जाता है। ऑलराइट, बस ये बात लिखनी थी। अब क्या है? 20वां सवाल है, सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों के कुछ उदाहरण दीजिए और व्याख्या कीजिए कि सरकार द्वारा इन गतिविधियों का कार्यान्वयन क्यों किया जाता है। ठीक है, यानी सरकारी क्षेत्र की गतिविधियों का हमें पता करना है। सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों के कुछ उदाहरण दीजिए और व्याख्या कीजिए कि सरकार द्वारा इन गतिविधियों का कार्यान्वयन क्यों किया जाता है, क्यों ये काम सरकार ही करती है। देख लेते हैं गतिविधियों में हम बात करें, पहली बात आती है जल आपूर्ति की। किसकी? जल आपूर्ति की। कौन करता है? पानी की सप्लाई कौन करता है? आपके नगर में, गांव में, शहर में या पूरे देश में पानी की व्यवस्था कौन करता है? सरकारी क्षेत्र, सरकार करती है। ठीक है, उसका पैसा लगता है, नहीं लगता। नल कलेक्शन है तो थोड़ा बहुत मिनिमम चार्ज लगता है। लेकिन मान लो किसी दिन आपके यहाँ पानी नहीं है, पानी की सप्लाई बंद हो गई, अब आपके यहाँ पानी एक बूंद भी नहीं, आपको पानी चाहिए, आप क्या करेंगे? प्राइवेट क्षेत्र से कोई टैंकर वगैरह बुलवाएंगे। ठीक है, अगर पानी आसपास कहीं आई नहीं, कोई नल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो पैसे लगेंगे नहीं लगेंगे? 1000-2000 रुपए तक आपको उस टैंकर के देने पड़ते हैं। ठीक है, तो जल आपूर्ति का काम होता है सार्वजनिक क्षेत्र का, यानी कि सरकार का। अब सरकारी नियंत्रण के कारण क्या है? जल आपूर्ति पर सरकार का नियंत्रण क्यों है? सरकार के अधिकार क्षेत्र में क्यों आता है वो? सरकार क्यों ये काम करती है? कारण है कि जल एक मूलभूत आवश्यकता है, जल के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, और जल की आपूर्ति के लिए भारी पूंजी की आवश्यकता होती है। भले पानी पूरी पृथ्वी पर विद्यमान है, लेकिन उसकी पूर्ति जब करी जाती है घर घर तक, उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता होती है। लेकिन लोगों को पीने का पानी कम से कम दाम में मुहैया कराना होता है। तो जिस चीज में ज्यादा पैसा लगे और जो चीज सभी के लिए आवश्यक है, दुनिया में जितने व्यक्ति रह रहे हैं, जितने प्राणी रह रहे हैं, सभी के लिए आवश्यक है, तो वो जिम्मा कौन उठाएगा? वो जिम्मा सरकार उठाएगी। ऑलराइट, रेल परिचालन, रेलवे, रेलवे किसका काम है भाई? बताओ, सरकारी क्षेत्र में आता है पूरा रेलवे सेक्टर। सरकारी नियंत्रण के कारण क्या है? रेल लाइन बिछाने और रेलगाड़ी खरीदने में भारी पूंजी की आवश्यकता होती है भाई, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। कौन कर सकता है? सरकार ही कर सकती है। फिर क्या है? सड़कें बनानी है। ठीक है, पूरी दुनिया में सड़कें बनी हुई हैं भाई, सबसे बड़ा काम है ये। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनाने में प्राइवेट कंपनियों की कोई रुचि नहीं होती। जो है बड़े बड़े क्षेत्रों में तो फिर भी बना दें, लेकिन
ग्रामीण क्षेत्रों में कोई रुचि नहीं होती तो सरकार ही इसका जिम्मा लेती, इसलिए पूरे देश में, पूरी दुनिया में सड़कें सरकार के द्वारा ही बनाई जाती हैं और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, यानी कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसकी आवश्यकता सभी को है, वो जिम्मा किसके हाथ में होता है? सरकार के हाथ में होता है। चलिए, ये बात तो हो गई। अब है क्वेश्चन नंबर 21। पूछा है, व्याख्या कीजिए कि किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है। किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है, देखते हैं इसको। किसी भी देश के आर्थिक विकास में पब्लिक सेक्टर यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र का अहम योगदान होता है। कैसे होता है? तो देखो, शुरू से बात करते हैं। जब भारत एक गरीब देश हुआ करता था, यानी कि भारत जब गुलाम था और गुलामी के बाद जब आजाद हुआ, तब की बात हो रही है। ठीक है, तो जब भारत एक गरीब देश हुआ करता था तो यहाँ की अर्थव्यवस्था को शुरुआती गति प्रदान करने में, ताकि धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था जो है गति पकड़े, पब्लिक सेक्टर ने अहम भूमिका निभाई, सरकारी क्षेत्र ने अहम भूमिका निभाई थी देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। फिर पब्लिक सेक्टर ने ही, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र ने आधारभूत उद्योग, ठीक है, और आधारभूत संरचना तैयार करी, यानी कि जो हमारा बेसिक इंडस्ट्री है और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके दम पर, जिसकी नींव के दम पर पूरी दुनिया खड़ी हुई है, पूरा भारत खड़ा हुआ है, उसको किसने चालू किया था? पब्लिक सेक्टर ने, और उसी के कारण प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ सका। फिर इस तरह से भारत के आर्थिक विकास में पब्लिक सेक्टर ने एक उत्प्रेरक का काम किया था। पब्लिक सेक्टर ने काम चालू किया था, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था। अब आप कहेंगे ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत संरचना होती क्या है? तो भाई वो बेस जिस पर पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, जैसे कि बात करें सड़कों का जाल, रेलवे, बिजली की आपूर्ति, जल की आपूर्ति, बड़े बड़े सरकारी उद्योग, कारखाने, ठीक है, खासतौर से लोहा उद्योग, कोयला उद्योग, ये सारी चीजें जो बेसिक चीजें होती हैं, जिनके दम पर बाकी की चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। क्या? बिना एनर्जी के, बिना पानी के, बिना बिजली के, बिना सड़कों के, बिना रेलवे के बाकी चीजें हो सकती नहीं। सारी चीजें इन्हीं के इर्द गिर्द ही घूमती हैं, इन्हीं पर टिकी होती हैं। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसने बनाया? सरकार ने बनाया। सरकार ने शुरू किया काम, फिर उसके दम पर प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ पाया। इसलिए देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को निम्नलिखित मुद्दों पर संरक्षण की आवश्यकता है। असंगठित क्षेत्र किसे कहा जाता है? सबसे पहली बात तो यही उठती है। असंगठित क्षेत्र की अगर हम बात करें तो असंगठित क्षेत्र उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर व्यक्ति का काम निश्चित नहीं होता, व्यक्ति का रोजगार निश्चित नहीं होता, नौकरी निश्चित नहीं होती कि कब तक उसे काम मिलेगा, कब उसे काम से निकाल दिया जाएगा, वेतन निश्चित नहीं होता, छुट्टी मिलेगी अगर उसको तो पैसा कटेगा, काम के घंटे निश्चित नहीं होते हैं, काफी सारी समस्याएं होती हैं, कार्यस्थल पर सुविधाएं नहीं होती, बेसिक सुविधाएं नहीं होती हैं। ठीक है, तो काफी सारी समस्याओं का सामना असंगठित क्षेत्र के लोगों को करना होता है। तो अब उनको संरक्षण की आवश्यकता है। कुछ मुद्दे दिए हुए हैं कि उन पर संरक्षण की आवश्यकता है, उनकी उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। एक है मजदूरी, फिर है सुरक्षा और स्वास्थ्य। इन मुद्दों पर संरक्षण की जरूरत है असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को। उदाहरण सहित व्याख्या करनी है, देख लेते हैं। तो देखें, सबसे पहली बात आती है मजदूरी की। क्या है भाई इसका हाल? असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की मजदूरी का क्या हाल है? मजदूरी में किस प्रकार से उनको संरक्षण दिया जा सकता है, जानते हैं इसको। तो देखें, असंगठित क्षेत्र में मजदूरी न्याय संगत नहीं है, यानी कि जितना वो काम करते हैं उतना उन्हें वेतन नहीं मिलता, और निर्धारित घंटे से ज्यादा भी काम करना पड़ता है। काम के घंटे निर्धारित नहीं है कि उन्हें 4 घंटे 8 घंटे काम करना है, जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक काम करना है, करते जाओ, लेकिन पैसा उतना ही मिलेगा जितना तय किया गया है, बहुत ही कम वेतन मिलता है। इसमें श्रमिकों को दैनिक भत्तों का भुगतान भी नहीं होता है,
उन्हें अतिरिक्त कार्य के लिए कुछ भी पैसे नहीं दिए जाते हैं, यानी कि वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो उनको एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए जाएंगे। 8 घंटे से ज्यादा मान लो वो 10 घंटे काम कर रहे हैं तो 2 घंटे का एक्स्ट्रा पैसा जो है उन्हें नहीं दिया जाएगा। सावेतन छुट्टी आदि का कोई प्रावधान नहीं है कि उन्हें पेड लीव मिलती हो, कि उनको छुट्टी मिली तो पैसा भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। जबकि संगठित क्षेत्र में अगर छुट्टी दी जाती है तो पैसा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर छुट्टी मिली यानी कि पैसा कटा। फिर दूसरा मुद्दा है सुरक्षा। तो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर आमतौर पर कई खतरनाक उद्योगों में लगे हैं भाई। जैसे कि खतरनाक उद्योग क्या हो सकते हैं? कांच के काम करने वाले उद्योग, सीमेंट उद्योग, ईंट उद्योग, खनन यानी कि माइनिंग, ठीक है, और पटाखे उद्योग जहां जोखिम अधिकतम होता है। लेकिन इन उद्योगों में काम करने के बावजूद, खतरनाक उद्योगों में काम करने के बावजूद उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं दी गई है। क्लियर हुई यहां तक की बात? तो उन्हें इन चीजों में सुरक्षा दी जानी चाहिए कि नहीं, कि अगर उन्हें कुछ होता है तो उन्हें उसका मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर स्वास्थ्य, तीसरा मुद्दा होता है स्वास्थ्य। किस प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को जो है सुरक्षा दी जा सकती है, संरक्षण किया जा सकता है। तो देखें, कम वेतन के कारण, अब वेतन कम होता है और काम उन्हें कितना भी करना पड़ता है, काम की कोई लिमिट नहीं और पैसा बिल्कुल लिमिटेड मिलना है। तो जब पैसा कम मिलेगा तो क्या वो अच्छे से खाना खा पाएंगे और अच्छा खाना खा पाएंगे? कम वेतन के कारण वे पौष्टिक भोजन नहीं कर पा रहे हैं और उनकी स्वास्थ्य स्थिति बहुत खराब है, ठीक। उनके अमानवीय काम और रहने की स्थिति के कारण वे अस्वास्थ्य कर रहे थे। अमानवीय काम यानी कि मानव से जिस तरीके का काम कराया जाना चाहिए वैसी कार्य स्थितियां उन्हें नहीं दी गई। ना काम के घंटे निर्धारित हैं, ना पैसा पर्याप्त दिया जा रहा है, किसी भी प्रकार का काम किया जा रहा है, और जहां वो काम करते हैं वहां भी बेसिक सुविधाएं नहीं दी जा रही, अच्छा माहौल नहीं दिया जा रहा। तो व्यक्ति के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, वे हेल्दी नहीं होते हैं, लेकिन काम उन्हें लगातार करते रहना पड़ता है। ऑलराइट, तो ये सारी समस्याएं हैं जिन पर काम करने की आवश्यकता है असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए। चलिए भाई, बहुत बड़ा सवाल आया है, जान लेते हैं। अहमदाबाद में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि नगर के कितने श्रमिक हैं? ये 15 लाख श्रमिकों में से 11 लाख श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करते थे। अहमदाबाद, गुजरात की बात हो रही है, ठीक है। वहां पर एक स्टडी करी गई, एक अध्ययन किया गया और ये पता करा गया कि वहां टोटल श्रमिक 15 लाख हैं। 15 लाख में से 11 लाख श्रमिक असंगठित क्षेत्र में, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते थे। इतनी बात तो हो गई। फिर क्या है? वर्ष 1997-98 में नगर की कुल आय 600 करोड़ रुपए थी। 1997-98 में क्या था? नगर की कुल आय 600 करोड़ थी अहमदाबाद की। इसमें से 320 करोड़ रुपए इसमें से 320 करोड़ रुपए संगठित क्षेत्र से प्राप्त होते थे। कितने? 320 करोड़ रुपए संगठित क्षेत्र से प्राप्त होते थे, ठीक है। इस आंकड़े को सारणी में प्रदर्शित कीजिए। नगर में और अधिक रोजगार सृजन के लिए किन तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए, ठीक है। 15 लाख श्रमिक में से 11 लाख श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, 4 लाख संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, सीधी बात। कुल आय 600 करोड़ रुपए थी, जिसमें से कुल आय कितनी है? कुल है 600 करोड़ रुपए और 600 करोड़ में से 320 करोड़ कहां से आता है? संगठित क्षेत्र से आता है। यानी कि असंगठित से कितना आता है? फिर असंगठित क्षेत्र से आता है यहां पे 280 करोड़ रुपए। क्लियर है? इतनी बात है। इस आंकड़े को सारणी में प्रदर्शित कीजिए, यानी कि इन आंकड़ों की एक टेबल बनानी है और नगर में यानी कि अहमदाबाद में और अधिक रोजगार सृजन के लिए किन तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए, यानी कि अहमदाबाद में किस तरीके से रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। चलो जानते हैं अब। तो देखें, टेबल हम बना लेते हैं। संगठित क्षेत्र में देखो, क्योंकि कुल कितने काम करते थे? 15 लाख लोग, ठीक है भाई। असंगठित क्षेत्र में 11 लाख लोग।
15 लाख में से 11 लाख गए, बचे कितने? 4 लाख लोग, ठीक है। यानी कि संगठित क्षेत्र में कितने लोग काम करते हैं? 4 लाख, ठीक है। यहां पर श्रमिकों की संख्या दी है, यहां पर आय दी है। ये संगठित क्षेत्र है, असंगठित क्षेत्र और कुल 15 लाख कुल हैं। 15 लाख में से 11 लाख असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, बचे 4 लाख, 4 लाख संगठित क्षेत्र में काम करते हैं। अब इनकी इनकम की बात करें, हमें बताया गया कि कुल आय 600 करोड़ रुपए है, उसमें से 320 करोड़ संगठित क्षेत्र से आता है, यानी कि बाकी का 280 करोड़ कहां से आएगा? असंगठित क्षेत्र से आएगा। टेबल बना ली, बन गई, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर डाउट है तब भी आपको बता देना है। अब क्या पूछा था हमसे कि नगर में और अधिक रोजगार सृजन के किन तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए, ठीक है। तो टेबल से एक बात स्पष्ट तरीके से हमें समझ में आती है कि श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा है। 11 लाख लोग, 15 लाख में से 11 लाख कहां काम कर रहे हैं? असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन संगठित क्षेत्र के लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। संगठित क्षेत्र में 4 लाख लोग काम कर रहे हैं, आय है 320 करोड़ रुपए। कम लोग हैं, ज्यादा आय है, और यहां ज्यादा लोग हैं, आय कम है। तो सरकार को असंगठित क्षेत्र के उद्यमियों को संगठित क्षेत्र में लाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग अब कहां काम करें? संगठित क्षेत्र में काम करें। और इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा क्या करना चाहिए? सरकार को कुछ प्रोत्साहन देने चाहिए ताकि संगठित क्षेत्र में और अधिक उद्योग खुल सकें। अब संगठित क्षेत्र में अगर रोजगार को बढ़ाना है, लोगों को ज्यादा काम देना है संगठित क्षेत्र में, तो रोजगार के अवसर तो उपलब्ध कराने होंगे कि ज्यादा लोग आके इस क्षेत्र में काम कर पाए। जब रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, उद्योग धंधे उपलब्ध होंगे, पोस्ट अवेलेबल होंगी, वैकेंसी अवेलेबल होंगी, तब तो लोग यहाँ आके काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रयास किसको करने होंगे? सरकार को ही करने होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, फिर से एक टेबल दी है, ठीक है। टेबल में हमें तीनों क्षेत्र दिए हैं, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद भी दिया हुआ है, ऑलराइट, अलग अलग वर्ष में दिया है। तो एक टेबल है, 3 क्षेत्रों का सकल घरेलू उत्पाद करोड़ में दिया है। ये है वर्ष, ठीक है, वर्ष दिए हैं 2000 और 2013। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का सन 2000 में 52,000 रुपए जीडीपी थी, द्वितीय क्षेत्र की 48,500 थी, तृतीय क्षेत्र की 1,33,500 थी। फिर प्राथमिक क्षेत्र की यहाँ पर हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है, उसके बाद यहाँ हमें 8,500,000 दिखाई देती है, 10,74,000 दिखाई देती है, यहाँ 38,68,000 दिखाई देती है। क्लियर? अब क्या है? सवाल पूछे गए हैं ये टेबल हो गई। सवाल ये है, वर्ष 2000 एवं 2013 के लिए सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रकों की हिस्सेदारी की गणना कीजिए। पहला सवाल क्या पूछा है इस टेबल को देखते हुए कि सन 2000 और 2013 के लिए सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रकों की हिस्सेदारी कितनी कितनी थी, इसकी कैलकुलेशन करनी है। और क्वेश्चन 2 क्या पूछा है? इन आंकड़ों को अध्याय में दिए आलेख 2 के समान एक दंड आलेख के रूप में प्रदर्शित कीजिए। ठीक है भाई, कर लेंगे ये काम भी, यानी कि एक चार्ट बनाना होगा। दंड आलेख से हम क्या निष्कर्ष प्राप्त करते हैं, फिर दंड आलेख मतलब जो एक चार्ट हम बनाएंगे उससे क्या कंक्लूजन निकलता है। तो पहला क्या था? पहला सवाल तो हमारा ये था कि 2000 और 2013 के लिए सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रकों की हिस्सेदारी की गणना। आ जाओ, सन 2000 में हम बात करें, सन 2000 में प्राथमिक क्षेत्र में थी कितनी? 22.22%। द्वितीय क्षेत्र में थी 20.73% और तृतीय क्षेत्र की कितनी थी? 57.04%। ये आंकड़े कैसे पता होते हैं? ये परसेंटेज निकलता है इन आंकड़ों से। तो सबसे ज्यादा किसका है? तृतीय क्षेत्र का है, फिर उससे कम है प्राथमिक का, फिर है द्वितीय का। परसेंटेज हमने निकाला तो तृतीय क्षेत्र का सबसे ज्यादा परसेंट आया, फिर आया प्राथमिक का, फिर आया दूसरे का। फिर 2013 की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कम हो गई 13.94%, दूसरे क्षेत्र की 18.70% और तृतीय क्षेत्र की कितनी हो गई? और ज्यादा बढ़ गई, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र की कम, उससे ज्यादा दूसरे की, उससे ज्यादा तीसरे क्षेत्र की, यानी कि 67.36%।
एक सवाल क्लियर। दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल ये था कि हमें क्या बनाना था, एक दंड आलेख बनाना था इन आंकड़ों का। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो भाई, ये आपकी किताब में ही है, ये ग्राफ जो है। देखो क्या बात है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, तीन सेक्टर की बात यहां पर कही गई है। प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र है, सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीयक क्षेत्र की बात कही जा रही है, फिर टर्शरी सेक्टर यानी कि तृतीयक क्षेत्र की बात कही जा रही है। ठीक है, तीनों कलर हमें इस ग्राफ में दिख रहे हैं। ठीक है, तो देखो 2000 और 2013 के आंकड़ों के अनुसार ये बात हमें पता करनी थी। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर की बात हम करें, सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर की हम बात करें कहां, 2000 में। देखो भैया कितनी दिख रही है, 20 से थोड़ा ऊपर 22% के लगभग लेवल पर हमें दिख रही है। ठीक है, सन 2013 में ये कम हो गया था। ठीक है, तो 11 कुछ प्रतिशत था। ठीक है, यहां पर देखना आप, 11 कुछ प्रतिशत था। कितना था, कम हो गया था, सॉरी 13.94% 2013 में हो गया। अब बात करते हैं द्वितीय क्षेत्र की, येलो कलर पे हम आ जाएं। देखें भाई 2000 में हमें कितना दिखाई देता है, 2000 में सेकेंडरी सेक्टर जो है 40 के ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, बिल्कुल दिखाई देता है। ये है द्वितीय क्षेत्र की हम बात करें। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। अब अरे कहां पहुंच गए अपन, हाँ, सेकेंडरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसका प्रतिशत हमें कितना दिखाई दे रहा है, यहां की हम बात करें तो 20.73% और 18.70%। ठीक है, यहां से यहां तक हम देखें, यहां से हम यहां तक देखें, यहां देखें 20 से लेकर 40 तक, तो 20 के लगभग दिखाई दे रहा है। फिर यहां पर हम लगभग 11 से लेकर थोड़ा सा 30 के ऊपर देखें, 12 से 30 तक देखें तो 18% के आसपास इतना क्षेत्र दिखाई दे रहा है। क्लियर हो रही है बात, इतना होगा ना। क्या कहते हो भाई, 11 या 12 से लेकर अगर हम 30 तक की हम बात करें तो कितना हुआ, 18-19% ही हुआ लगभग। क्लियर है बात। फिर उसके बाद हम तृतीय क्षेत्र टर्शियरी सेक्टर की हम बात करें तो टर्शियरी सेक्टर में ये प्रतिशत हमें कितना दिखाई दे रहा है, सन 2000 की बात करें तो यहाँ 40-42 से शुरू होकर 100 तक क्रॉस कर रहा, 100 तक पहुंच रहा है। और यहाँ पर शुरुआत कहां से हो रही है इसकी, लगभग 32 से 100 तक हो रही है। यानी कि इसका रेशियो हमें 2000 और 2013 में हमेशा ही ज्यादा दिखाई दे रहा है। क्लियर है, पूरी चीजें समझ में आई। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, इससे निष्कर्ष क्या निकल के आता है, तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जीडीपी में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 10% तक बढ़ गई है। ठीक है, जो पहले थोड़ी कम थी 2000 में वो और ज्यादा बढ़ गई है। क्लियर हो रही है बात, कितनी बढ़ गई है। देखो तृतीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पहले 57.04% थी और अब 67.36% तक बढ़ गई है, यानी कि 10% तक लगभग बढ़ गई है। क्लियर हो रही है बात, कितनी, 10% तक बढ़ी है। जबकि प्राथमिक क्षेत्र की संख्या लगभग आधी हो गई है। प्राथमिक क्षेत्र में जीडीपी का योगदान उतना नहीं है। कैसे आधी हो गई है, देखो भाई पहले 22 थी, 22.22% थी और अब कितनी दिखाई दे रही है, 13.94%, लगभग आधी दिखाई दे रही है। क्लियर। फिर क्या है, पिछले 13 वर्षों में द्वितीय क्षेत्र में लगभग 2% की वृद्धि हुई है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र की बात करें, द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो पहले थी 20.73 और फिर 18.70%, यानी कि 2% का अंतर हमें यहां पर दिखाई देता है। ऑल राइट, तो हमने क्या किया, हमें जो डेटा दिया गया था इसके आधार पर हमने परसेंटेज निकाला, ये परसेंटेज निकाला, उसी के आधार पर आपकी बुक में एक ग्राफ दिया है, वो हमने ग्राफ बनाया। उस ग्राफ से क्या निष्कर्ष निकल के आता है, कंक्लूजन निकल के आता है, वो हमने बता दिया कि तीनों क्षेत्रों में कितनी बढ़ोतरी या घटोतरी हुई है। ऑल राइट, चलिए तो ये सेशन यहीं पर खत्म होता है। अगर आज के सेशन में आपको कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बता देना है, आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा।
तो चलते हैं और मिलते हैं जल्दी ही अगले सेशन में। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आता है आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे साथ ज्वाइन कर पाएं। अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, 5 बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है एनसीईआरटी से। कई सारे स्पेशल कोर्सेस हैं, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेस एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। ऑलराइट, और मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।